सवाल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए। ये आपके एग्जाम में आएगा बोर्ड में। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम इर्रेशनल नंबर। एक होता है विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। किसी को कोई बात जैसे घर पे भी घर वाले समझाते होंगे कोई बात, तो पता लगा सीधे सीधे ना समझाकर उल्टा समझाते होंगे, ठीक है। फिर तो वो पता लगता होगा कि भाई ये तो जो समझा रहे थे वो गलत है, इसका मतलब हमें ये काम इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। फिर आप दूसरे तरीके से करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है वो यही है कि पहले हम उल्टा मान के चलेंगे और जो मान के चले थे वो गलत निकलेगा, तो जो माना था वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय। इसका उल्टा क्या होगा? वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या। अगर मैं वर्गमूल 3 को परिमेय संख्या मान के चलूंगा और कहीं ना कहीं मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, नीचे सत्य नहीं निकल के आएगा, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है जो गलत है वो कहाँ से आया? ऊपर से आया। ऊपर क्या था? वर्गमूल 3 परिमेय। इसका मतलब वर्गमूल 3 परिमेय नहीं है। क्या है फिर? तो जब हम किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने में असमर्थ हैं तो हम उसे अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते, बात ठीक है, लेकिन ऐसा करते हैं हम उसे ये बताते हैं कि ये परिमेय नहीं है। तो अगर परिमेय नहीं है तो फिर क्या है? तो यहाँ पर यहीं से शुरुआत होगी आंसर की। क्या मानेंगे? माना वर्गमूल 3 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसी होती है? बटे में होती है, 3/4, 5/8, है ना, यानी a/b के रूप में होती है। तो जब ये हमने इसे परिमेय मान लिया वर्गमूल 3 को, इसका मतलब इसका रूप कैसा होगा? a/b का होगा, जिसमें जो बटे में लिखा है वो कभी भी 0 नहीं होगा। परिमेय संख्याओं का रूप यही होता है, अंश बटे हर, जिसमें हर 0 नहीं होता। तो ये हो गया परिमेय संख्या a/b, जिसमें b 0 नहीं। अच्छा, a और b कैसी होती है ये भी तो सोचना है। a और b कैसी संख्या है? मतलब 3/4 में 3 और 4 कैसी संख्या है? पूर्णांक है। कैसी है? क्योंकि ऋणात्मक भी तो हो जाती है कभी कभी, है ना। तो इसका मतलब जहां जहां a तथा b कैसी संख्या है? पहली बात तो परस्पर अभाज्य। परस्पर अभाज्य क्या? तो परस्पर सहअभाज्य, ठीक है। परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं, और साथ साथ इसके अगर मैं यहाँ पर सहअभाज्य लिख दूं तो को-प्राइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को-प्राइम। क्या मतलब है को-प्राइम का? जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8/13 और एक लिख रहा हूँ 8/12, तो 12 और 8 में मैं देख रहा हूँ ये तो 2 से कट जा रहा है ना, ये भी 2 से कट जा रहा है। चलो कितना आ गया? 2/3। 2 और 3 में तो नहीं कट रहा कुछ भी आपस में, 8 और 13 में तो कुछ नहीं कट रहा, 5/13 में तो कुछ नहीं कट रहा। इस तरह की संख्या है जिसमें अंश और हर में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन्हें काट रही है, एक को छोड़कर। तो ऐसी संख्याएं परस्पर सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। 8 और 12 ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, या ये 2 से कट रही है, दोनों 4 से भी कट रही है, तो ये परस्पर सहअभाज्य नहीं। ये कैसी संख्या है? a और b परस्पर सहअभाज्य है, यानी a और b में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है दोनों को एक साथ काट सकते। पहले बात तो a और b का मान ही नहीं पता ना, तो हमें तो बस ये बताना है इनका प्रकार क्या है। a और b किस प्रकार की है? किस प्रकार की है a और b? परस्पर सहअभाज्य, यानी a और b में कोई भी कॉमन संख्या नहीं। बात समझ आ गई? ये तो थी बात यहाँ तक लिखने की। इतनी बात इस 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखोगे तो 1 नंबर तो 100% मिल जाएगा, चाहे वो वर्गमूल 5 को सिद्ध करवाए, वर्गमूल 3 को सिद्ध करवाए, वर्गमूल 11 को सिद्ध। समझ में आ गई बात? अब मुझे ऐसा तो लग रहा करा दिया है मैंने, नहीं कराया। वर्गमूल 2 कराया क्या?
दो का करवाया तो वर्गमूल 2 का परिमेय संख्या है। अच्छा चलो तिरछी गुणा करो, ये b इधर भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा आगे गुणा करेगा। जो चीज बराबर के इधर भाग कर रही होती है वो इधर जाकर, तो वर्गमूल 3b बराबर क्या करें दोनों और वर्ग करना, वर्ग करेंगे तो क्या होगा वर्गमूल 3b का वर्ग हो जाएगा और a का वर्ग हो जाएगा। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। तो 3 वर्गमूल से वर्ग कट जाता है 3। अच्छा अगर हम 12 को 4 गुणा 3 लिख रहे हैं तो 4 और 12 में कौन सा संबंध है? गणित में भी संबंध होते हैं, जैसे घर पे भाई बहन, ठीक है, बेटी पापा संबंध होते हैं, ऐसे गणित में संबंध। यहाँ कैसे संबंधित है आपस में 12? 4 से 12 किस प्रकार संबंधित है? 4 12 के पहाड़े में आता है, सीधी सीधी बात है, 4 दिया 12 आता है। इसका मतलब क्या है? 4 12 का गुणनखंड है, 4 12 का गुणनखंड है। और 12 4 का कौन है? गुणा। ये बात समझ में आती है? तो 4 12 का गुणनखंड है और 3 भी 12 का गुणनखंड। यानी अगर किसी संख्या को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो गुणनफल में जितनी भी संख्याएं आ रही होती हैं वो उस संख्या की क्या होती है? गुणनखंड होती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। 4 गुणा 5 लिखा है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, या लिख सकते हैं 10 गुणा 2। तो आपने कैसे लिखा है? 20 को लिखा है ना, तो 4 20 का गुणनखंड होगा, 5 भी 20 का गुणनखंड होगा, 2 भी 20 का गुणनखंड होगा, 5 तो 20 का है ही, और 10 भी 20 का गुणनखंड होगा। किसी संख्या को अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिखते हैं तो वो गुणनफल में जो संख्याएं आ रही हैं वो सब संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड होती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a का वर्ग किसके गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है? 3 और b की घात 2 के, ठीक है? तो 3 और a की घात 2 में क्या संबंध हुआ? 3 क्या होगा? a स्क्वायर का गुणनखंड होगा, और b की घात 2 a की घात 2 का क्या होगा? ये भी गुणनखंड होगा, क्योंकि हमने इसे a की घात 2 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। ये तो कोई संख्या है, इसका मतलब 3 भी a की घात 2 का गुणनखंड है और b की घात 2 भी a की घात 2 का गुणनखंड है। b की घात 2 से हमें कोई ज्यादा खास मतलब नहीं है, हमें केवल खास मतलब इस बात से है कि यहाँ से हमें पता लगा कि 3 जो है a की घात 2 का क्या है? गुणनखंड। a और 3 को हम बता चुके हैं परस्पर अभाज्य पूर्णांक। तो जब ये परस्पर सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो इसका मतलब अगर 3 a की घात 2 का गुणनखंड है तो 3 a का भी गुणनखंड होगा। ये एक प्रमेय है जिसको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं। अगर a एक अभाज्य संख्या है तो a की घात 2 का जो गुणनखंड है वो a का भी गुणनखंड। ठीक है, ये प्रमेय आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब 3 a की घात 2 का गुणनखंड है, तो यहाँ से ये पता लग गया कि 3 a का गुणनखंड क्या होगा? फिर मैं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने ये वाला निशान लगा दिया, इसी से काम चल जाएगा। 3 a की घात 2 का गुणनखंड है और 3 a का गुणनखंड, बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर 3 a का गुणनखंड है तो a को 3 गुणा किसी संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 4 12 का गुणनखंड था तो 4 को लिख सकते थे हम, 12 को लिख सकते थे 4 गुणा 3। 3 12 का गुणनखंड था, 4 के बारे में नहीं पता हमें, लेकिन हाँ इतना पता है कि 3 जब 12 का गुणनखंड है तो कोई ना कोई संख्या ऐसी जरूर होगी जिससे गुणा करने पर 12 आ रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई संख्या किसी की गुणनखंड है तो उसको किसी संख्या से गुणा करके वो संख्या प्राप्त ना की जा सके। कोई भी एग्जाम्पल, जैसे 3 36 का गुणनखंड है तो कोई ना कोई दुनिया में ऐसी संख्या है जिसको 3 से गुणा करने पर 36 आएगा। कौन सी है? 16 12 दिया, 12 याद कर लेना, कल सुनूंगा। ठीक है, छोटा और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 10 ले लिया हमने, 2 10 का गुणनखंड है तो कोई संख्या दुनिया में ऐसी जरूर है इसको 2 से गुणा करके 10 प्राप्त होगा। कौन सी है वो संख्या? है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, 16 लिया और 2 कह दिया 16 का गुणनखंड है
तो बताओ कौन सी संख्या है जिसको 2 से गुणा करके 16 आ जाएगा? शर्त क्या है? गुणनखंड होना चाहिए, और यहाँ हमने साबित कर दिया कि 3 a का गुणनखंड है। अब a तो पता नहीं, 3 तो पता है, तो 3 जो है उसको किसी ना किसी संख्या से जब गुणा करोगे तो a आ जाना चाहिए, और वो संख्या भी हमें नहीं पता। जब गणित में हमें नहीं पता होता है तो हम उसे x, y, z, p, q कुछ भी मान लेते हैं, तो उसे हम कह देते हैं संख्या को c। हमने कह दिया अगर हमें ये बात पता लगे कि 3 a का गुणनखंड है, यानी a को लिख सकते हैं 3 गुणा कोई संख्या, जहां क्या है, जहां c एक क्या है, पूर्णांक है, और c 0 नहीं हो सकता, c 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर c 0 हुआ तो 3 गुणा 0, 0 a के बराबर आ जाएगा, a तो 0 नहीं था, बस समझा रहे, तो c 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जब 3 a का गुणनखंड है तो 3 को कौन गुणा कर रहा है, c, और गुणा करके क्या आ रहा है, a। c क्या है हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें a भी तो नहीं पता है, ठीक है। अब हम कहेंगे a 8 है, मतलब a 9 है तो c 3 हो जाएगा, a 12 है तो c 4 हो जाएगा, a 15 है तो c 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके हिसाब से चलेगा, ये वेरिएबल वाला काम कहलाता है। ये समीकरण 1 हम मान लेते हैं। अब a का मान निकल गया, कहाँ रखते हैं, तो समीकरण 1 में समीकरण ये थी 3b की घात 2 बराबर a स्क्वायर में a का मान रख लेंगे। जब मान रखेंगे तो 3b की घात 2 बराबर a की जगह कितना लिख देंगे, तो घात लग क्या रहा, वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगा दिए। जब मान रखते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, जो मान है वो रख दो, 3c घात 2। जब इसे खोलोगे 3 की घात 2 कितना आएगा, 9, c की घात 2 बराबर 3, 3 गुणा करना है तो क्या करेगा, करेगा, तो भगा दो, 20 बार को अकेला करो, 3 दिया 9, b की घात 2 बराबर 3 c। फिर वही कहानी, जब b की घात 2 3 गुणा c की घात 2 है तो 3 किसका गुणनखंड होगा, जब b की घात 2 को 3 गुणा c की घात 2 लिख रहे हो तो 3 किसका गुणनखंड होगा, b की घात 2 का गुणनखंड होगा, क्योंकि b को आपने दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर जो 3 है वो भी इसका गुणनखंड होगा, और c की घात 2 वो भी b की घात 2 का गुणनखंड होगा। यानी यहाँ से क्या पता लगा, गुणनखंड मतलब फैक्टर, 3 विल बी फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, यानी 3 जो है वो b स्क्वायर का गुणनखंड है। और अगर 3b की घात 2 का गुणनखंड है तो 3b का गुणनखंड हो, और 3b की b का गुणनखंड होगा, और 3 किसका गुणनखंड था, और हमने क्या कहा था, a और b कैसे हैं, परस्पर सहअभाज्य का मतलब क्या था कि इनमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है दुनिया में जो दोनों को भाग कर सके। और यहाँ कौन सी संख्या निकल आई, 3, जो a को भी भाग कर रही है, a की भी गुणनखंड है और b की भी गुणनखंड है। और हमने ये मान लिया था कि a और b में कोई भी गुणनखंड नहीं है। और यहाँ क्या निकल आया कि 3 जो है संख्याओं a तथा b का गुणनखंड है। ये बात तो विरोधाभास है, परंतु क्या था, a तथा b परस्पर कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब इनमें कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो 3 जो है वो a तथा b का गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन हमारा सवाल तो ये कह रहा है कि गुणनखंड है, इसका मतलब ये विरोधाभास है। ये क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, इस स्लाइड को मैं हटा देता हूं।
परंतु ए और बी से परस्पर सहवाच्य संख्या, यहाँ से बात क्लियर हो गई कि ए और बी हमने मानी थी सहवाच्य, लेकिन यहाँ निकल आया कि 3 जो है वो ए और बी दोनों का गुणनखंड है। ये क्या है? जो एक विरोधाभास की स्थिति। कैसी स्थिति है? विरोधाभास की स्थिति। क्यों उत्पन्न हुई है स्थिति? स्थिति होता है, स्थिति होता है, था आएगा ना यहाँ पे, था आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजन जाता है। विरोधाभास की स्थिति है। ये विरोधाभास क्यों हुआ? इस विरोधाभास का क्या कारण है? इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना है। परिकल्पना मतलब जो हमने माना था। क्या माना था? माना वर्गमूल 3 एक परिमित। ये जो सवाल शुरू हुआ था, इस विरोधाभास जो आया है, विरोधाभास, इसका कारण क्या है? हमारी गलत परिकल्पना। बात समझ में आई नहीं? परिकल्पना कहते हैं जो भी चीज मानते हैं, कल्पना करते हैं। हमने कल्पना क्या करी थी कि वर्गमूल 3 एक परिमित। तो यहाँ बताओ भाई, एक तो एक विरोधाभास की स्थिति, इस विरोधाभास का कारण बताओ। इस विरोधाभास का कारण हमारी परिकल्पना है। इसका मतलब परिकल्पना से उत्पन्न हो गया विरोधाभास। इसका मतलब हमारी परिकल्पना कैसी है? गलत है। इसका मतलब हुआ कि हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना हो गई गलत। और जब परिकल्पना गलत है तो जब वर्गमूल 3, परिकल्पना थी क्या कि वर्गमूल 3 एक परिमित संख्या है। ये हमारी परिकल्पना थी जो कैसी निकली? गलत हो गया। जो कैसी निकली? गलत। इसका मतलब अतः वर्गमूल 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय मतलब अपरिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर। ये हिंदी भी पढ़ते चलना साथ में, ठीक है? तो तुम लोग, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो कुछ बच्चे तो ऐसे लिख देते हैं इरैशनल नंबर। यही हमें सिद्ध, ठीक है? कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सवाल नंबर पिछले वाली 1.3 देखो। जैसे ये है आपका तीसरे का दूसरा सवाल है, दूसरा से बाकी सारे हो जाएंगे। 3 + 2 वर्गमूल 5 1 अपरिमेय संख्या। ये क्या करना है हमें? सिद्ध करो। ये हमें मानो विरोधाभास से सिद्ध होगी। कोई संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना आसान काम नहीं है, लेकिन ये आसान है कि हम उसे अपरिमेय को परिमेय सिद्ध कर दें। ये मान के चले और वो परिमेय ना निकले। क्या माने इसको? आंसर में हम मानेंगे 3 + 2 माना 3 + 2 वर्गमूल 5 ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 3 + 2 वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं a/b, जहाँ पर b 0 और a और b कैसी संख्याएं हैं? बेटा पॉइंट बार बार प्रकट कर रहा है। वो दिक्कत पूर्णांक है। चलिए अब 2 वर्गमूल 5 किसके बराबर आएगा? a/b - 3। इसके बटे में 1 लिख लो, इसे b से ऊपर नीचे गुणा कर लो। कितना आ गया? b। कितना हुआ? a - b। अब वर्गमूल 5 को कौन गुणा कर रहा है? 2। इधर ले जाओ 2 को। कितना हो गया? a - 3 भी कैसी संख्या है? a भी परिमेय, सॉरी a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक। तो 2 पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है।
उनकी घटा भी पूर्णांक होती है और उनकी गुणा भी पूर्णांक। उनकी भाग पूर्णांक हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि 2 को 5 से भाग करोगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा। अरे 2 को 5 से भाग करोगे तो 0.4 आएगा ना। पॉइंट वाली संख्या तो पूर्णांक नहीं होती, यानी भाग आवश्यक नहीं है पूर्णांक को, लेकिन गुणा जोड़ घटा ये सब पूर्णांकों का अगर करोगे तो पूर्णांक ही निकल कर आता है। तो यहाँ हो रहे 3 की गुणा b से, तो b भी पूर्णांक 3 भी पूर्णांक, तो 3 b भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ये तो पहले पूर्णांक, पूर्णांकों का अंतर घट रहा है, वो भी क्या आएगा पूर्णांक। 2 भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो 2 भी कैसा होगा, ये भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक बटे पूर्णांक, जहाँ पे जो नीचे है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक कैसी संख्या होती है, किसकी परिभाषा है, अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, P बटे Q। P बटे Q, जहाँ P और Q दोनों कैसी होती हैं, पूर्णांक। तो ये दोनों जब पूर्णांक है तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। परिमेय संख्या, ठीक है, यानी रैशनल नंबर। और वर्गमूल 5 ये हमने पहले सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 5 आएगा, तो लिखोगे 5 1 घात 2 का गुणनखंड है, फिर ये 5 का गुणनखंड है, ये बराबर 5c, फिर a का मान रखोगे 5, यहाँ ये 5 तो ये 25 हो जाएगा, फिर भाग करोगे फिर 5 आ जाएगा, जहाँ 3 आ रहा है वहाँ पे क्या लिख दोगे 5, तो सिद्ध हो जाएगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब सिद्ध हो जाएगा, ये पहला सवाल है आपकी किताब का, पहला सवाल एक्सरसाइज का यही है कि 3 की जगह कितना लिख दोगे 5। ये आप करो। तो 5 लिखने के बाद आप सिद्ध कर लोगे वर्गमूल 5 कैसे संख्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर आ जाए, नो सर, जो असंभव है, जो क्या है असंभव है। असंभव का मतलब क्या हुआ, ये है एक क्या है विरोधाभास है, फिर ये कहानी होती है। और इस विरोधाभास का कारण हमारे गलत है। इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना। हमारी परिकल्पना, इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है। और क्या थी परिकल्पना हमारी, क्या थी कि 3 प्लस वर्गमूल 5 कैसी संख्या है, परि, इसका मतलब 3 प्लस वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या, 2 वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय यानी इरेशनल। अतः ये सिद्ध करना हो गया, ठीक है। वर्गमूल 5 जो है हमने सुबह सिद्ध करवा दिया था।